नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 9, जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर होंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इस वीडियो में होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भाग 9। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया था प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। दिए गए विकल्प है महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध जो है खंड काव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है, किससे है काव्य पंक्ति का संबंध? आंसू से है, परिवर्तन से है, प्रिय प्रवास से है या फिर किसान से है? सही उत्तर बताइए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध जो है वह है प्रिय प्रवास से, यानी कि सी सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? विकल्प है फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में या फिर ब्रज भाषा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया था प्रश्न, इसलिए आज से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? इसका उत्तर रहेगा ब्रज भाषा में, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी का, मैथिली शरण गुप्त का, सुभद्रा कुमारी चौहान का या फिर सुमित्रा नंदन पंत का? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त का। चीरगांव जन्म स्थान जो रहता है किसका रहता है? मैथिली शरण गुप्त का, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दी गई है यहाँ पे और इस साइड जो है सूची 2 दी गई है, इनका जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का मिलान होगा इसमें हरिओद के साथ, यानी कि हरिओद ने जो है प्रिय प्रवास की रचना की। इसके बाद आता है रंग में भंग। रंग में भंग जो है किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। और मृत्युंजय किसका है? मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। और पथिक किसका है? तो पथिक है राम नरेश त्रिपाठी का। इस तरह से जो है हमने इसका क्या करना है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या? जो है आंसर दिया गया है यहाँ पे 3, 1, 2, 4, यानी कि ये इसका आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताना है रचना की दृष्टि से। दिए गए विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूजीसी नेट 3rd पेपर जून 2012 में यह जो है पूछा गया था प्रश्न। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सबसे पहले प्रिय प्रवास, उसके बाद साकेत, उसके बाद तुलसीदास और अंत में कृष्णायन, यानी वी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्त पंक्तियों के रचनाकार है। विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? करते
तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार है विकल्प नंबर सी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त का यह जो है उक्ति रहती है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वेद ही वनवास के लेखक हैं। कौन है वेद ही वनवास के लेखक? विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या फिर राम नरेश त्रिपाठी। सही उत्तर क्या होगा इसका? वेद ही वनवास के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यानी कि वी जो है सही उत्तर होगा। वेद ही वनवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? द्विवेदी युग का काल सीमा क्या है? तो दिए गए विकल्प है। विकल्प नंबर ए है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी से 1947 ईस्वी, 1947 से 1970 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। सही उत्तर बताना है आपको। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी जो है आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का जो है काल सीमा मानी जाती है, यानी कि डी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? दिए गए विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही। कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जो है द्विवेदी युग का है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार द्विवेदी युग के? विकल्प दिए गए हैं रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ जो है प्रगीतकार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। सी सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 12। रसकलश किसकी रचना है? दिए गए विकल्प है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या फिर मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर क्या होगा इसका? रस कलश जो है किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है रस कलश के रचनाकार है, यानी कि रस कलश की रचना की है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? दिए गए विकल्प है नाटककार रूप में, प्रबंधकार रूप में, प्रगीतकार रूप में या फिर मुक्तकार रूप में। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर होगा प्रबंध काव्य के रूप में जो है देखने को मिलता है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? नायिका प्रधान रचना कौन सी नहीं है ये बताना है। तो विकल्प दिए गए हैं यशोधरा, पंचवटी, साकेत या फिर विष्णुप्रिया। सही उत्तर बताइए मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है दिए गए विकल्पों में से? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पंचवटी। पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की और नायिका प्रधान रचनाओं में से नहीं है। इसके अलावा यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता है। रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता कौन है? दिए गए विकल्प है भिखारी दास, मलुकदास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास। सही उत्तर बताना है। रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। कौन सा सर्ग जो है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? दिए गए विकल्प है षष्ठ सर्ग, सप्तम सर्ग, अष्टम सर्ग या फिर नवम सर्ग। सही उत्तर क्या होगा?
साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक जो सर्ग है वह है नवम नवम सर्ग, यानी कि डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। कौन सा काव्य ग्रंथ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा जो है लिखित है? विकल्प हैं पाथिक कनुप्रिया, चौके चौपदी या फिर वासवदत्ता। सही उत्तर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ का नाम है चौके चौपदी, यानी सी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? दिए गए विकल्प है श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिलीशरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं वह हैं विकल्प नंबर जो रहता है मैथिलीशरण गुप्त, यानी कि सी जो है सही उत्तर होगा। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है मैथिलीशरण गुप्त। विकल्प नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? विकल्प दिए गए हैं दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या फिर भक्ति भावना। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो भारत भारती में जो है राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, यानी कि बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? दिए गए विकल्प है चौपाई में, दोहा में, रोला में या फिर घनाक्षरी में। क्या होगा सही उत्तर? रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा रोला छंद में लिखा गया है। रत्नाकर कृत गंगावतरण किसमें? रोला छंद में। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? दिए गए विकल्प है हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला या फिर मैथिलीशरण गुप्त। सही उत्तर बताइए। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के जो है मैथिलीशरण गुप्त कवि में यह जो है मिलता है, यानी आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो मैथिलीशरण गुप्त में यह जो है मिलता है, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हिंदी भाषा मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? विकल्प है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग। सही उत्तर बताइए। तो हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से जो है द्विवेदी युग जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। कौन सा युग था? द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। किसान के रचनाकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2002 में पूछा गया था प्रश्न। दिए गए विकल्प है मैथिलीशरण गुप्त, निराला, हरिओद या फिर प्रसाद। किसान के रचनाकार है, किसान के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त की रचना है किसान, यानी ए जो है सही उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। विकल्प जो प्रश्न नंबर 24। साकेत में कितने सर्ग है? विकल्प हैं 15 सर्ग, 11 सर्ग, 12 सर्ग या फिर 7 सर्ग। क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, इसलिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। बताइए साकेत में कितने सर्ग हैं? तो इसका उत्तर होगा 12 सर्ग। कितने सर्ग है साकेत में? 12 सर्ग है साकेत में। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का।
उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है? विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर क्या होगा इसका? क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालीमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो, वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के जो रचनाकार है वह है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि बी जो है सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया, जो कि हमारा था आज का हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 9, जो कि आज हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारे जो है अध्यायवार सॉल्व पेपर थे। और किसी न किसी परीक्षाओं में ये जो प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये ज़रूर आए थे और आते रहेंगे। तो आज की यह वीडियो बस यहीं तक थी, और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा आधुनिक काल भाग 10, जो कि हमारी एक आने वाली नई वीडियो होगी। उसमें हम जो इससे आगे के प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।